गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हमारी जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे स्वयं की खोज, यानी कि मनुष्य स्वयं के अंदर छिपी जो बातें हैं उसको कैसे जानता है, उसके अंदर जो भी योग्यता है या फिर उसके अंदर जो भी कमजोरी है या फिर किसी कार्य को करने की जो क्षमता है उसको उस तरह से किस तरह से जान सकता है। इसके पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें आत्म क्षमता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे स्वयं की खोज। हमारा पेपर है EPC 4, ठीक है, यानी कि स्वयं की समझ। इस जो पूरे पेपर में हम स्वयं की समझ के बारे में पढ़ेंगे कि भय क्या होता है, आकांक्षाएं क्या होती है, रूढ़िवादिता क्या होती है। एक मनुष्य से रिलेटेड ही सारा पूरा पेपर डिपेंड है। तो देखो आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है स्वयं की खोज। देखो, प्रत्येक व्यक्ति में क्षमता कमजोरी दोनों ही होती है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में किसी कार्य करने की क्षमता और किसी चीज़ की कमजोरी, यानी कि कमजोरी मतलब वो कमजोरी बोलता है कि किसी चीज़ से डर लगना, किसी चीज़ से भय होना, इस कार्य को नहीं करना, वो उसकी कमजोरी हो सकती है। तो ये क्या होता है, दोनों ही होती है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में योग्यता व कमजोरियों को जानने का विवेक भी होता है, यानी कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, वो अपनी योग्यताएं जान सकता है कि मैं इस कार्य को, यानी कि मैं 10वीं पास कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि वो उसमें जान सकता है कि हाँ मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, उसकी योग्यता हो सकती है। और उसकी जो कमजोरियाँ है कि उस कार्य को नहीं कर सकता, यानी कि किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से डर लगता है, वो उसकी कमजोरी हो गई है ना। जानने का विवेक भी होता है, मतलब व्यक्ति को स्वयं पता होता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, स्वयं की खुद को पता होता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं हो सकती। वो बात अलग है, अब व्यक्ति उसको प्रकट करे किसी के सामने या ना करे। तो जानने का विवेक भी होता है। यह विवेक स्वयं की खोज के माध्यम से ही किया जाता है। ओवरऑल की बात करता है कि जो व्यक्ति में स्वयं की खोज, जो भी विवेक है, कमजोरी है, जो भी क्षमता है, वो सब कब प्रकट होगी, जो व्यक्ति स्वयं की खोज के माध्यम से ही प्राप्त करेगा, स्वयं के अंदर ही खुद ही खोज करेगा। आज भी बालक में निहित क्षमताओं की खोज शिक्षक द्वारा की जाती है। मतलब किसी बालक में, फॉर एग्जांपल लेते हैं, किसी बालक में पेंटिंग का शौक है, या फिर ना कई बार तुमने देखा होगा कि छोटी क्लास का बच्चा बड़ी क्लास के वो आंसर भी सॉल्व कर देता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं मैथ के, है ना। वो अगर उस हमने देखा कि छोटे बच्चे कि वो चीज़ को कही होगी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, छोटी क्लास के बच्चे बड़ी क्लास के क्वेश्चन, यानी कि जैसे कोई बच्चा फॉर एग्जांपल लेता है सेकंड में पढ़ रहा है और थर्ड क्लास के कई बार बुक की रीडिंग भी कर देगा, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर देगा। तो ये क्षमता क्या होती है, बच्चे में होती है, लेकिन उसको बाहर अभिव्यक्त करने की वो मार्ग कौन दिखाता है, एक शिक्षक दिखाता है, ठीक है। कि उसमें कि हाँ हमको पता है ये बच्चा ये कार्य कर सकता है, लेकिन कई बार बच्चों में डर संकुचा होती है, डर भी होता है, और वो झिझकता भी कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। कई बार फिर उस चीज़ को दूर कौन करता है, एक शिक्षक दूर करता है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके लिए यानी कि जो एक किसके अंदर, बालक के अंदर जो भी वो है, क्या है, बालक के अंदर जो भी है क्या है, क्षमता है, या फिर उसमें किसी कार्य करने की योग्यता है, तो उसके लिए शिक्षकों को क्या करा जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा कि बालक की उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर कैसे अभिव्यक्त किया जाए, बाहर कैसे निकाला जाए, ताकि वो सबके सामने प्रकट हो सके और बच्चे में अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ सके। स्वयं की खोज की प्रक्रिया का लाभ शिक्षकों के साथ छात्रों को भी व्यापक रूप में होता है। देखो स्वयं की खोज अगर किसी छात्र के अंदर होगी तो छात्र को तो लाभ ही लाभ होगा, बाकी एक शिक्षक को भी लाभ होगा। शिक्षक को क्या लाभ होगा, शिक्षक क्या होगा, शिक्षक का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ इस बालक में ये करने का था, ये करने की इच्छा थी कि ये बालक ये कर सकता है, लेकिन उसको क्या था, एक डर था और एक भय था। वो किसने दूर करा, एक शिक्षक ने दूर करा। तो शिक्षक ने दूर करा तो उसमें एक क्या हो जाएगा, एक स्वयं की खोज की एक प्रक्रिया विकसित हो जाएगी। शिक्षकों के लिए स्वयं की खोज की प्रक्रिया
ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों के लिए एक खोज की प्रक्रिया होती है, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शिक्षक के लिए स्वयं की खोज संबंधी उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व की निम्नलिखित निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। मतलब उसकी खोज किस प्रकार की जा सकती है, उसकी आवश्यकताएं क्या, उसके महत्व को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट, आज हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसमें स्वयं की खोज में सर्वोत्तम शिक्षण का अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण की भूमिका। देखो, अधिगम होता है लर्निंग, सर्वोत्तम शिक्षण जो स्वयं अच्छा शिक्षण है उसमें अधिगम प्रक्रिया में शिक्षिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि देखो, जो अगर अच्छा शिक्षक होगा तो शिक्षण प्रक्रिया भी कैसी होगी, प्रभावी होगी। सामान्य रूप से विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण विषय है। जब एक बालक शिक्षक अधिगम संबंधी प्रक्रिया के बारे में अपनी क्षमताओं और कमजोरियों की पहचान जाता है। जब एक बालक क्या करता है, एक शिक्षक अधिगम संबंधी प्रक्रिया के द्वारा जो शिक्षक के बारे में बता रहा है इसमें कि उसमें अपनी क्षमता और कमजोरी के बारे में पहचान जाता है, तो वह अपनी क्षमता का व्यापक रूप से उपयोग कर शिक्षार्थियों के अधिगम को स्तर ऊंचा बनाने के लिए, अगर उसमें किसी शिक्षक में किसी कार्य करने की क्षमता है और उसको वो पहचान लिया, तो क्या करेगा, एक शिक्षार्थियों का जो जीवन स्तर है, जो उनका शिक्षा का स्तर है, उसको ऊंचा बनाने का प्रयास करेगा। सेकंड स्थिति में देखते हैं, सेकंड स्थिति में बात करते हैं द्वितीय स्थिति में, जब उसको यह अनुभव होता है कि उसके द्वारा इस प्रक्रिया में कोई त्रुटि हो रही है, इस प्रक्रिया जो प्रक्रिया कर रहा है उसमें कोई त्रुटि यानी कि कमी हो रही है, या वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपनी भूमिका को सर्वोत्तम सिद्ध नहीं कर पा रहा है, वो शिक्षण प्रक्रिया को सर्वोत्तम तरीके से यानी कि बच्चों को शिक्षित नहीं कर पा रहा है, कोई चीज़ को नहीं सिखा रहा है, तो वह उसके सुधार की व्यवस्था करता है। अगर वो पूर्ण रूप से शिक्षण नहीं करा पा रहा है तो उसमें कोई कमी है, तो वो क्या कर सकता है, वो जो उसकी व्यवस्था है, शिक्षण व्यवस्था, उसमें सुधार कर सकता है। इस प्रकार शिक्षक अपनी खोज करके क्षमताओं तथा कमजोरियों का पता लगाकर जो भी शिक्षक में है वो उसकी क्षमता की क्षमता और जो भी कमजोरियां उनको पता लगाकर उनको दूर कर सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो, एक आता है मूल्यांकन, सर्वोत्तम मूल्यांकन को बढ़ावा देना। देखो, सर्वोत्तम मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन जो करा जाता है, जो मूल्यांकन अधिकतर छोटी कक्षाओं में किया जाता है, जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा की जाती है। इसमें जो शिक्षक द्वारा जो बच्चों की जो कमजोरियां होती है और जो क्षमताएं होती है उसके बारे में पता लगता है, उसका आकलन होता है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के द्वारा संपन्न की जाती है, जबकि समग्र व सर्वोत्तम मूल्यांकन में स्वयं का मूल्यांकन ही महत्वपूर्ण स्थान देता है। कहने का तात्पर्य है कि मूल्यांकन दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर व्यक्ति चाहे तो स्वयं का खुद का मूल्यांकन भी कर सकता है, लेकिन उसमें क्या ईमानदारी होनी जरूरी है, क्योंकि जब वो ईमानदारी होगी तो पूर्ण रूप से अच्छे से मूल्यांकन कर पाएगा। जब एक शिक्षक भली प्रकार से समझता है कि स्वयं की कमजोरियां व क्षमताएं कौन कौन सी है, उसकी जो कमजोरी और जो क्षमता है उसके बारे में अगर वो जानता है, तो वह अपने छात्रों की क्षमताओं व कमजोरियों का मूल्यांकन भी भली प्रकार से कर सकता है। स्वयं मूल्यांकन में किसी प्रकार की त्रुटि संभव नहीं होती, यानी कि जो स्वयं का मूल्यांकन होता है उसमें किसी प्रकार की त्रुटि संभव नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या करता है, स्वयं ही करता है, यानी किसी के दूसरे के द्वारा नहीं कराई जाती। इसलिए इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य शिक्षकों को एक सर्वोत्तम मूल्यांकन की क्षमता का विकास करना है, जिससे वह स्वयं अपनी क्षमताओं की खोज कर सके तथा विकास कर सके। जो व्यक्ति की क्षमता है उनका खोज कर सके और विकास कर सके। आगे की जो सेकंड पॉइंट आएगा, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।